हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने सॉल्व किया था। हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ टर्म फ्रॉम n+1th to 2nth is 1/r to the power n। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ही दिया गया है, उसके टर्म हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट द जीपी बी ए आर स्क्वायर। ऐसे करते हुए इसका जो nth टर्म होगा वो होगा AR to the power n-1। ठीक है, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। इसके बाद जो n+1th टर्म होगा वो होगा AR to the power n, और फिर ये यहाँ से जाएगा कहाँ तक, 2nth टर्म तक, यानी कि AR 2n-1, क्योंकि ये कम होता है पावर में। ठीक है, ये nth टर्म है तो n-1 इसका जो पावर होगा, n+1th टर्म के लिए यहाँ पर n हो जाएगा और 2nth टर्म के लिए 2n-1 हो जाएगा। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सम के बीच। तो अगर इसको हम मान ले S1 और इसको मान ले S2, तो हमें फाइंड आउट करना है S1/S2 या S1:S2। ये चीज हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। सो लेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म be S1 and sum of terms from n+1th to 2nth terms be S2। सो हमें निकालना है S1/S2। S1 क्या हो जाएगा, S1 है क्या हमारा फर्स्ट से लेकर के nth टर्म तक का सम। तो ये क्या होगा, सम का फॉर्मूला हम लिखेंगे AR to the power n-1 डिवाइडेड बाय R-1। ये हो गया हमारा, या फिर एक लाइन और इसे बढ़ाते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। A+AR+AR² कहाँ तक जा रहा है, ये AR n-1 तक, यानी कि फर्स्ट से लेकर के nth टर्म। उसके बाद नेक्स्ट है ये AR n+1, ऐसे करते हुए ये AR 2n-1 यहाँ तक जा रहा है। तो इसका रेशियो हम निकालेंगे। इसका पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्या होगा, ये AR to the power n-1 डिवाइडेड बाय R-1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, A ऐसे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट n टर्म का सम, तो इसे Sn बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि नीचे वाला जो सम है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसे फर्स्ट 2n टर्म का सम एंड माइनस फर्स्ट n टर्म का सम, यानी कि यहाँ तक का सम निकाल करके उसमें यहाँ तक का सम घटा देंगे तो यहाँ तक का सम बचेगा। ये हम कहना चाह रहे हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं
2n माइनस एस एन। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे ए आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, और नीचे पहले 2n के लिए हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए आर टू द पावर 2n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, देन माइनस ए आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। सो ए आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। यहाँ पर आर माइनस वन कॉमन आएगा, एलसीएम आएगा, और ए भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर टू द पावर 2n माइनस वन माइनस आर टू द पावर n माइनस वन, आर माइनस वन एलसीएम। सो आर माइनस वन आप देखेंगे ये कैंसल हो जाएगा, इसके साथ ए से कैंसल हो जाएगा, और ये माइनस वन और ये माइनस वन, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो भी कैंसल आउट होगा। सो आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 2n माइनस आर टू द पावर n, आर टू द पावर n माइनस वन, आर टू द पावर n कॉमन होगा, आर टू द पावर n माइनस वन बचेगा, तो ये भी फैक्टर कैंसल आउट। सो ओनली हमारे पास बचेगा आर टू द पावर n, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी सो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ओके, सो ए बी सी डी आर इन जीपी। मान लेते हैं लेट आर बी द कॉमन रेशियो। अगर आर कॉमन रेशियो है तो b अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी इक्वल टू आर होना चाहिए, और इसीलिए b इक्वल टू हो जाएगा ए आर, सी इक्वल टू होगा बी आर, और जब b का वैल्यू वापस रख देंगे तो हो जाएगा ए आर स्क्वायर। यानी कि हमारा जो b है सेकेंड टर्म है, हम उसे a के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। ये अगर हमारा फर्स्ट टर्म है तो b को हम लिख सकते हैं ए आर, और c को लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, डी को लिख सकते हैं ए आर क्यूब। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा सी आर, सी का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब। सो फाइनली हमारा जीपी क्या हो गया, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये हो गया वो चार टर्म आर इन जीपी। ठीक है, चार टर्म ये थे और वही चार टर्म ये है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, बी को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सी को ऐसे, डी को ऐसे। अब बस हमें इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वाला जो मेथड है उससे हम यूज करेंगे। एल एच एस में हम सारा जगह ये पुट कर देंगे ए बी सी डी का वैल्यू, देन जहाँ तक सॉल्व कर पाएंगे फिर हम आर एच एस में उसे रखेंगे। तो करते हैं इसे। एल एच एस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए ऐसे ही रहेगा, बी का वैल्यू रखेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर का फिर स्क्वायर हो जाएगा तो आर टू द पावर 4 हो जाएगा। बी में फिर से हम रखेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी में ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, डी में ए स्क्वायर आर टू द पावर 6। ए स्क्वायर कॉमन आएगा दोनों जगह से तो हो जाएगा ए टू द पावर 4, ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं हम,
ए टू द पावर 4 तो कॉमन आएगा, और भी कुछ आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 और आर स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी, तो यहाँ वाला ए स्क्वायर, यहाँ वाला ए स्क्वायर, ये मिलकर के ए टू द पावर 4 हो जाएगा। आर स्क्वायर केवल यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, और राइट साइड वाले फैक्टर में बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 का स्क्वायर। नाउ आर एच एस इक्वल टू क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर। अब हम इसको लेकर के चलेंगे, ए एज इट इज रखेंगे और बी है हमारा ए आर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर हो जाएगा। वैसे एक स्टेप और लेकर चलते हैं, बी हमारा है ए आर, सी है हमारा ए आर स्क्वायर, सी है हमारा ए आर स्क्वायर, डी है ए आर क्यूब, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 5, इसका स्क्वायर। कॉमन क्या आएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, और क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है तो ए टू द पावर 4 बाहर आएगा, ए टू द पावर 4। आर कॉमन आएगा क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट में, तो आर स्क्वायर बाहर आएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, ये आएगा जो कि हमारा LHS के बराबर भी है, तो इक्वल टू LHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 over a to the power n plus b to the power n may be the geometric mean between a and b। so a and b कोई दो नंबर है, पॉजिटिव नंबर होंगे, क्योंकि हमारा ज्योमेट्रिक मीन वैसे ही डिफाइंड होता है पॉजिटिव नंबर के बीच में। so let g be the geometric mean between a and b, then g equal to square root of ab और जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब क्योंकि जी हमारा ज्योमेट्रिक मीन है और दिया गया है ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ये वाला चीज, तो उसे ही हम रख देंगे जी की जगह पर। देयरफॉर ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 ओवर ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n का स्क्वायर इक्वल टू ए बी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका स्क्वायर कर देंगे, फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे, तो ए टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस बी टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 ए टू द पावर n प्लस 1 बी टू द पावर n प्लस 1, और ये इधर आकर के ये भी ब्रेक होगा, ए टू द पावर 2n प्लस बी टू द पावर 2n प्लस 2 ए टू द पावर n बी टू द पावर n और टाइम्स ए बी। नेक्स्ट स्टेप, ए टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस बी टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 ए टू द पावर n प्लस 1 बी टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू ए टू द पावर 2n प्लस 1 टाइम्स बी प्लस ए बी टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर सॉरी 2 ए टू द पावर n प्लस 1 इंटू बी टू द पावर n प्लस 1, ये
इससे कैंसिल, जो बच रहा है उसे हम एक साइड लेकर के जाएंगे, a टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस a टू द पावर 2n प्लस 1 टाइम्स b प्लस b टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस a टाइम्स b टू द पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे a टू द पावर 2n प्लस 1, सो a बचेगा और यहाँ पर b बचेगा, प्लस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा मे बी, b टू द पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं, तो अगर हम माइनस लेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, तब b टू द पावर 2n प्लस 1 अगर कॉमन लेते हैं माइनस में, तो यहाँ बचेगा a माइनस b, यानी कि ये वाला टर्म ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर इक्वल टू 0। सो a माइनस b इक्वल टू a टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस b टू द पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ a to the power 2n plus 1 minus b to the power 2n plus 1 equal to 0 as a cannot be equal to b। क्यों? क्योंकि a और b दोनों ही डिफरेंट टर्म है, इन दोनों के बीच ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट कर रहा है। a और b सेम नहीं होंगे, अगर सेम होंगे तो फिर ज्योमेट्रिक मीन हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ए सेम टाइप का ही बनेगा, जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो भी वही होगा, क्योंकि इसका और इसका बीच में अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू ए, यानी कि ए ही मिलेगा हमें, है ना। तो जो हमारा सीक्वेंस है वो सिंगल टर्म का ही रिपीटेशन होगा, वैसा भी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एपी भी होता है, बट यहाँ पर ए और बी सेम नहीं है, और अगर ए और बी सेम नहीं होंगे तो डेफिनेटली ये वाला चीज होगा। सो a टू द पावर 2n प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू b टू द पावर 2n प्लस 1। अब देखिए इनका जो पावर है वो सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो a और b ये भी सेम होंगे, कंपल्सरली ये सेम होंगे, बट n का कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है जिसमें a और b का इसेंशियली सेम होना जरूरी ना हो। क्या n का कोई ऐसा वैल्यू है? क्योंकि अगर a और b सेम हो जाएंगे तो फिर वही वाला केस बन जाएगा हमारा, तो a और b सेम ना हो, क्या ऐसा n का कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? अगर ये पावर हमारा दोनों तरफ का जो पावर है ये वन हो जाए देन a टू द पावर 1 इक्वल टू b टू द पावर 1 हो जाएगा, और उस केस में हमारा फिर a और b बराबर हो जाएगा। अगर ये पावर दोनों का 2 हो जाए, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसमें भी एक फैक्टर ये आ जाता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बराबर हो जाएगा a और b। क्यूब अगर होता है a क्यूब इक्वल टू बी क्यूब, तो उसमें भी एक फैक्टर a माइनस बी हमें मिलता ही है। सो n का वैल्यू अगर ये पूरा इंडेक्स अगर हो जाएगा हमारा 1 या 2 या 3, तो हमेशा a और b इक्वल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर जो इंडेक्स पावर है ये वो 0 हो जाए हमारा, यानी कि 2n प्लस 1 इक्वल टू किसी तरह 0 हो जाए, तब हमारा a टू द पावर g इक्वल टू b टू द पावर 0, और इस केस में 1 इक्वल टू 1 ये देखने को मिलता है। तो a टू द पावर 0 इक्वल टू b टू द पावर 0 ये तब भी होल्ड करेगा जब a और b बराबर ना हो, यानी कि a और b कुछ भी नंबर होंगे तो ये चीज होल्ड करेगा। सपोज 1 टू द पावर 0 इक्वल टू 2 टू द पावर 0, यहाँ पर 1 और 2 बराबर नहीं है, बट ये चीज बराबर है, क्योंकि 1 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 2 टू द पावर 0 इक्वल टू भी 1। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर बेस का इक्वल होना जरूरी नहीं है, इसीलिए ये जो पावर है हमारा ये हमारा 0 होना चाहिए। सो द ओनली पॉसिबिलिटी
for which a नॉट इक्वल टू बी, यानी कि a और b सेम ना हो, इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या है वो, 2n + 1 = 0, और यहाँ से हमें मिल जाएगा n = -1/2। जब n = -1/2 आप रखेंगे तो ये वाला पावर दोनों का 0 हो जाएगा, और जैसे ही a⁴ = b⁴ होगा, a और b का सेम होना नेसेसरी नहीं होगा, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे, हम इसे बाद में शॉर्ट बना करके डालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? ओके, अलग अलग टाइम पर पूछा गया है कि कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, वो ग्रो कर रहा है। ओरिजिनली 30 बैक्टीरिया है और हर एक घंटे वो डबल हो रहा है। सो जीरोथ आवर में कितना है, 30 बैक्टीरिया। फर्स्ट आवर में कितना हो रहा है, ठीक है, 30 जो है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, और फर्स्ट आवर में ये कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, यानी कि 30 × 2, इसको हम बोलेंगे सेकेंड टर्म। सेकेंड आवर में फिर से ये डबल हो जाएगा, तो 30 × 2 × 2 करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर, इसे बोलेंगे थर्ड टर्म। थर्ड आवर में कितना होगा, थर्ड आवर में ये फिर से डबल होगा, क्योंकि एक एक घंटे का ड्यूरेशन में वो डबल होता जा रहा है अपनी पिछले बार से, तो फिर से डबल होगा, तो 2 स्क्वायर × 2, तो ये 2⁵ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ टर्म। देन फोर्थ आवर में 30 × 2⁴ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ टर्म। तो हम देख रहे हैं कि जितने आवर में हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट आवर में 2⁴ है, सेकेंड आवर में 2 का स्क्वायर है, थर्ड में 2⁵ है, यानी कि जितने आवर में हमको चाहिए 2 का उतना ही पावर रेज हो रहा है। तो nth आवर में कितना हो जाएगा, nth आवर में 30 × 2⁴n हो जाएगा। तो सेकेंड आवर का हमें पता चल गया, सेकेंड आवर का कितना होगा, 30 × 2 स्क्वायर। फोर्थ आवर में इतना होगा एंड nth आवर में इतना होगा। सो सेकेंड आवर 30 × 2 स्क्वायर, यानी कि 120 बैक्टीरिया। फोर्थ आवर 30 × 2⁴ 2⁴ 16 होता है, 16 × 48, 480 बैक्टीरिया। एंड फाइनली nth आवर में 30 × 2⁴n बैक्टीरिया। तो ये सिंपल है, बस टर्म्स हमें निकालने थे, कोई ज़्यादा नहीं था कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। What will ₹500 amount to in 10 years after its deposit in a bank with pays annual interest rate is 10% compounded annually?
सो 500 रुपये किसी बैंक में जमा किया जाता है 10 साल के लिए और हर एक साल 10% का इंटरेस्ट मिलता है और वो कंपाउंडेड होता है एनुअली, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है हर एक साल 10%, जितना है उसका 10% वो इंक्रीज कर रहा है। सो पहले प्रेजेंट में कितना है 500 रुपीज है, फर्स्ट ईयर में कितना होगा, फर्स्ट ईयर में हो जाएगा 500 का 10% का इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट कहने का मतलब है कि अगर 500 हमारे पास है तो 500 देन 500 का 10% बढ़ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 500 है और 500 का 10% निकाल करके फिर उसी 500 में ऐड हो गया ये चीज, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि 500 कॉमन जब ले लेंगे तो 1 + 10/100 यानी कि 110/100, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है। ये बेसिक चीज है, बेसिक कैलकुलेशन है। 10% आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 100 में 10% जोड़ दीजिए तो 110 हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 500 का 110%, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है तो 100% तो हुआ पूरा और 10% इंक्रीमेंट तो 110 हो गया। अब 110% निकालना होगा तो 110/100 ऐसे करेंगे तो ये चीज होगा। एक 110/100 और थोड़ा कैलकुलेशन करने पर ये आएगा 11/10। अभी इतना ही छोड़ रहे हैं क्योंकि एक पैटर्न हमें बनाना है। तो ये हुआ फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में ये कितना होगा, सेकेंड ईयर में जो अमाउंट फर्स्ट ईयर में था अब हमारे पास कितना था, इतना था, तो इसका इसका फिर से 110% होगा। ठीक है, 10% बढ़ेगा यानी कि 110% हो जाएगा। तो वापस से हमको ये चीज देखने को मिलेगा फिर से 11/10 यानी कि 500 गुना 11/10 का स्क्वायर। थर्ड ईयर, सो हमारे पास पहले से कितना है 500 गुना 11/10 का स्क्वायर। अब इसका 110% वापस हुआ तो 11/10 यानी कि 11/10 का क्यूब। तो हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि जितने साल में हमें निकालना हो रहा है 11/10 का उतना ही पावर रेज हो रहा है। फर्स्ट ईयर में 1, सेकेंड ईयर में 2, थर्ड ईयर में 3। ठीक है, तो nth ईयर में हम निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, या 10th ईयर डायरेक्टली निकालते हैं। nth का फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, 10th का हमें चाहिए ना। सो 10th ईयर में कितना हो जाएगा 500 गुना 11/10 पे पावर 10। सो अब फाइनली इसे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें क्योंकि पावर 10 है, उसे हम कैलकुलेट उतना कर नहीं सकते। 11/10 को हम क्या लिख सकते हैं 1.1 लिख सकते हैं, इतना हो जाएगा हमारे पास अमाउंट। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है आपके लिए, आप खुद से ट्राई करेंगे, बाद में हम इसका शॉर्ट बना करके अपलोड करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा करके आप पुराने प्लेलिस्ट के लिंक ओपन करके जो भी लेक्चर अपलोडेड है देख सकते हैं, सारे चैप्टर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका रिप्लाई किया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।